आधी रात का समय था। विष्णु के पेट में अचानक से दर्द शुरू होता है और वो मेडिकल स्टोर पर कॉल करता है। हेलो, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ दवाइयां भिजवा दीजिए ना। एड्रेस नोट कीजिए। विष्णु मेडिकल स्टोर वाले को अपना एड्रेस देता है। दर्द की वजह से उसे बेचैनी होती है, जिसकी वजह से वो कभी सोफे पर बैठता है तो कभी कमरे में वॉक करने लगता है। लगता है आज मेरा काल आने वाला है। ये पेट का दर्द, अरे बाप रे, अब नहीं सहा जा रहा। आज ठीक हो जाए तो कल से बाहर की चीजें खाना बंद कर दूंगा। हर बीतते हुए पल के साथ विष्णु के पेट का दर्द और बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो अब दर्द से कराहने लगा था। मर गया रे। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे मार ही दो आज। विष्णु के घर की तरफ साइकिल से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके कपड़ों से पता चल रहा है कि वो मेडिकल स्टोर पर काम करने वाला आदमी है, जो कि दवाई देने के लिए आया था। खिड़की से उसको आते देखकर विष्णु अपने घर का दरवाजा खोल देता है। अरे भाई, जल्दी आओ, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। वो आदमी अपनी साइकिल को घर के सामने रोकता है और साइकिल को पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगता है। साइकिल वहीं खड़ी करो बेवकूफ, और जल्दी से दवाई दो मुझे। वो आदमी बिना कुछ बोले साइकिल को नीचे गिरा देता है और घर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगता है। विष्णु एक गिलास में पानी निकालकर बैठ जाता है। दो, जल्दी दो दवा। वो आदमी बहुत ही डरावने अंदाज में कहता है। दवा? कैसी दवा? मौत की? दर्द की दवा बेवकूफ, बकवास बंद करो। अभी देता हूं दवा। उसके इस तरह से हंसने पर विष्णु डर जाता है। विष्णु गौर करता है तो उसके सर पर बाल नहीं थे। उसके पैर और हाथों के नाखून लंबे होते हैं। वो डरते हुए उससे पूछता है, कौन हो तुम? मैंने तो दवा ऑर्डर की थी ना, पेट दर्द की। दवा लाया हूं, पर पेट दर्द की नहीं, मौत की। इतना कहते ही वो विष्णु पर झपट पड़ता है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। बचाओ, कोई बचाओ। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जान ली है मेरी। कौन हो तुम? वो अपने दूसरे हाथ को भी जोर से विष्णु के गले पर मार देता है। कौन हो? वेनम। तड़पते हुए विष्णु के शरीर से प्राण निकल जाते हैं। वेनम उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। देखिए मैम, हम पता कर रहे हैं, और अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई तो आपकी कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि जो आदमी घर के अंदर आया उसने हमारी कंपनी की ड्रेस पहनी हुई थी, सिर्फ इसीलिए। जी हाँ, और ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। साथ ही कल आपके पार्टनर विष्णु ने आपके मेडिकल स्टोर पर कॉल करके दवाइयां ऑर्डर की थी। इंस्पेक्टर बिल्डिंग के वॉचमैन को आवाज देकर बुलाता है। अंकल, कल रात जो आदमी विष्णु साहब के घर पर आया था, क्या आपने उसका चेहरा देखा था? हाँ साहब, वो तो वही आदमी था जो दिन में मैडम के मेडिकल स्टोर पर काम करता है और रात में उनकी दवाई की कंपनी में। बड़ा मेहनती आदमी है साहब, पर पता नहीं कई दिनों से गायब था और कल अचानक से दिखाई दिया। तुम कहीं चंदू की बात तो नहीं कर रहे हो? वो जो पतला सा लंबा सा आदमी काम करता था, डे नाइट दोनों? जी हाँ मैम, नाम याद आ गया। वो चंदू ही था। मैंने कल उसको आवाज भी लगाई थी, पर उसने सुना ही नहीं। मुझे लगा जल्दी में होगा, और फिर मैं भी अपने काम के लिए छत पर चला गया। जब वापस आया तो वो जा चुका था, और फिर ये सब। विमला इंस्पेक्टर को साइड में ले जाती है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस आदमी के बारे में वॉचमैन बता रहा है वो तो क्या? वो तो मर चुका है। भूल गए? वो रात जब तुम नशे में थे, उसको लेकर फार्म हाउस आए थे। कौन सी रात? मुझे कुछ याद नहीं।
लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं याद दिलाती हूँ। चंदू दवाई की कंपनी में दवाइयों को पैक कर रहा है। वो देखता है कि यहाँ दवाइयों के साथ ड्रग्स भी तैयार किए जा रहे हैं। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं मैम। आप एक औरत होकर बच्चों की जिंदगियों से खेल रही हैं। अपना मुंह बंद रखो और काम करो चुपचाप, जिसके तुम्हें पैसे मिलते हैं। अब ये मुंह बंद नहीं होगा मैम। चंदू विमला की कंप्लेन लिखवाने के लिए थाने जाता है और सारी बात इंस्पेक्टर अजीत को बताता है। अजीत विमला को कॉल करता है और बात करते करते वो खुश नजर आ रहा है। तुमने सही जानकारी दी है चंदू। चलो जाकर उसकी कंपनी और फार्म हाउस पर छापा मारते हैं। इंस्पेक्टर अजीत चंदू को लेकर विमला के फार्म हाउस पर जाता है। वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर विमला के साथ शराब पीता है और वहां विमला का बिजनेस पार्टनर विष्णु भी है। क्यों चंदू, झटका लग गया ये देख के कि इंस्पेक्टर तो हमारे साथ ही मिला हुआ है। अब क्या करेगा बच्चू? मैं ऊपर तक जाऊंगा पर तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ऊपर तो जाएगा पर वहां से वापस नहीं आएगा। पता है ये ड्रग्स हम किससे बनाते हैं? वेनम से। और वो वेनम आता है उन सांप और बिच्छुओं से जो उस गड्ढे में पड़े हुए हैं। और जिस वेनम को तू एक्सपोज करने वाला था वही वेनम अब तुझे एक्सपायर करेगा बच्चे। विमला और विष्णु चंदू को लेकर फार्म हाउस से बाहर आते हैं, जहां पर एक गड्ढा खुदा हुआ रहता है। उस गड्ढे में कई सारे सांप थे। विष्णु चंदू को एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से चंदू सांप बिच्छुओं से भरे गड्ढे में गिर जाता है, जो उसे काटने लगते हैं और उनके जहर से यानी कि वेनम से उसकी मौत हो जाती है। अब तो सब याद आ गया ना? अगर ये वही है तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या बकवास है ये? हमने किसी को वेनम से मारा और अब वो भूत बनकर या जानवर बनकर हमें उसी वेनम से मार रहा है। ये मरेगा। तुमको यकीन करना है तो करो, नहीं तो जाके मरो। मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी, इसलिए मैं अब से इसका उपाय अपने साथ रखूंगी। तुम्हें भी चाहिए? तुम औरतें डरपोक होती ही हो। मुझे नहीं चाहिए कोई उपाय। इंस्पेक्टर गुस्से में वहां से चला जाता है। तू बहुत पछताने वाला है, मर्द के बच्चे। अगले दिन इंस्पेक्टर और विमला दोनों फार्म हाउस के पास बने गड्ढे में झांकते हैं, ये देखने के लिए कि चंदू की बॉडी उस गड्ढे के अंदर अभी भी है या सांप बिच्छू ने उसे खा लिया है। तभी गड्ढे के अंदर से वेनम बाहर निकलता है, जिसकी वजह से दोनों डरकर, प्लीज तुम जो कोई भी हो मुझे मत मारो। वेनम अपना हाथ आगे करता है। उसके नाखून लंबे हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर अपनी गन निकालकर उसे शूट करने लगता है, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वेनम गोलियों से नहीं मरेगा। तुझे कैसे पता कि हम यहाँ हैं? तुझे सही जानकारी दी थी मैंने, पर तूने मेरे साथ धोखा किया। मुझे एक मौका दे दे, मैं अभी तेरे सामने ही इस विमला को खत्म कर देता हूँ। इसे तो मैं खत्म करूंगा, पर धोखा देने वालों को मौका नहीं दूंगा। उसे दूंगा दर्दनाक मौत, वो भी वेनम से। वेनम खूंखार होकर इंस्पेक्टर पर टूट पड़ता है। उसके शरीर पर एक एक करके सैकड़ों दांत मारता है, जिससे वो तड़पने लगता है। तभी मौका देखकर विमला वहां से भागने लगती है, पर वेनम उसके सामने आ जाता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। वेनम झपटकर विमला पर अटैक करता है। वो अपनी जेब से वेनम जहर का एंटीडोट का इंजेक्शन निकालती है और वेनम के शरीर में घुसा देती है। क्या हुआ बच्चू? अब बोल, मुझे मारेगा या खुद को बचाएगा? विमला वेनम के पास जाती है, जो कि तड़प रहा था। अब बोल, मुझे मारने आया था ना? अब कैसे बचाएगा खुद को इस एंटीडोट से? क्योंकि तेरी बॉडी में तो सिर्फ वेनम भरा हुआ है और ये एंटीडोट तो तेरे लिए मौत है। तभी वेनम अपने शरीर को सांप की तरह लंबा करता है और विमला के शरीर से लिपट जाता है, जैसे कि विमला के शरीर से कोई सांप लिपट गया हो। छोड़ मुझे, छोड़।
छोड़ छोड़, छोड़ मुझे। जिस वेनम से अब तक तू लोगों की जिंदगियों से खेल रही थी और जिससे तूने मेरी जिंदगी तबाह की, आज वही वेनम तुझे भी खत्म कर देगा। नहीं, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। सही कहा, मैं तुझे नीचे गड्ढे में फेंक दूंगा, पर तू नीचे से सीधा ऊपर जाएगी और वहां से कभी वापस नहीं आएगी, मेरी तरह। वेनम के गड्ढे में कूदते ही उसके शरीर से लिपटी विमला के शरीर को सांप बिच्छू बहुत डंक मारते हैं, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। यहाँ पुलिस की जांच में पता चलता है कि सभी की मौत वेनम से हुई है और विमला की ड्रग्स बनाने वाली कंपनी को सील कर देती है। आदित्य और मेघना की शादी को 10 महीने बीत चुके थे। उनका बच्चा अभी 15 दिन का ही हुआ था। मेघना पहली बार आदित्य की पुश्तैनी कोठी पर रहने के लिए फिरोजपुर आई थी। गांव पहले से काफी अच्छा हो चुका है। आदित्य, तुम मुझे गांव की एक एक जगह घुमाना, समझ गए? क्यों नहीं मेरी जान। उनकी कार कुछ ही देर में एक बड़ी सी कोठी पर जा लगी, जो दिखने में बहुत आलीशान थी। गाड़ी अंदर जाते ही आदित्य और मेघना कार से बाहर निकले। ये है रामलाल अंकल, यही हमारी कोठी की देखभाल करते हैं। आदित्य बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें बचपन में देखा था मैंने, तुम पहले क्यों नहीं आए? मैं तो कब से आना चाहता था रामलाल चाचा, लेकिन पता नहीं पापा क्यों मुझे यहाँ नहीं आने देते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप अंदर चलिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूं। आओ मेघना। मेघना और आदित्य कोठी के अंदर चले गए और अंदर से भी वो बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली थी। आओ मेघना, हम उस कमरे में ठहरेंगे जिसमें मैं बचपन में रहा करता था। आदित्य मेघना को एक कमरे में ले गया, जिसकी चीजें देखकर आदित्य को उसका बचपन याद आने लगा। तुम्हें पता है, रात में जब दोस्तों के साथ खेलने जाता था ना, तो पिताजी के डर से चुपचाप उस खिड़की से कूदकर चला जाया करता था। अच्छा, मतलब तुम बचपन से ही बाबूजी से डरा करते थे? कुछ ऐसा ही समझ लो। मेघना ने अपने बच्चे संजू को बेड पर लिटाया ही था कि तभी दरवाजे से रामलाल अंदर आए। उसके साथ एक अधेड़ उम्र के दंपति भी थे। आदित्य बेटा, ये झुमरी है और ये इसका पति किशन। जब तक आप यहाँ ठहरेंगे तब तक यही घर का काम काज संभालेंगे। ठीक है रामलाल चाचा, मैं अब अपने घर जाता हूं, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। जी जरूर। रात के समय मेघना और आदित्य बेखबर सो रहे थे। उनका नवजात बच्चा दोनों के बीच लेटा था। तभी उनके कमरे की वही खिड़की खुली। उसके जरिए काली शॉल ओढ़े हुए एक आदमी अंदर आया। उसने दबे पांव चुपके से संजू को उठाया और फिर खिड़की के जरिए बाहर भाग निकला। कुछ दूर जाने के बाद उसके चेहरे से शॉल हट गया और पता चला कि वो आदमी किशन ही था। कितनी सफाई से काम किया है मैंने, अब तो सारे गांव में मेरी वाह वाह हो जाएगी। तभी उसे अपने पीछे से पायलों की तेज तेज आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वो अचानक से चौंक पड़ा और उसने पीछे पलट कर देखा। एक लड़की जिसने लाल लहंगा चुनरी पहना था, उसके हाथ और गले में बहुत भारी जेवर लदे थे, लेकिन उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे किशन के पीछे कदम बढ़ा रही थी। ए लड़की, कौन है रे तू? इस समय यहां पर क्या कर रही है? उसकी बात सुनकर उसने अपने कदमों को रोक दिया और बोली, इस बच्चे को जहां से लाया है वहीं रखकर वापस आ। तू है कौन मुझ पर हुक्म चलाने वाली? अगर सरपंच साहब से शिकायत कर दी ना, तो वो तुझे बहुत बढ़िया सजा देंगे। चल भाग यहां से। इस पर उस लड़की को गुस्सा आ गया। वो बिजली की रफ्तार से पलक झपकते ही उसके करीब पहुंच गई और भयानक आवाज में बोली, लगता है तुझे अपनी जान जाने का कोई डर नहीं है। उसकी भयानक आवाज सुनकर किशन का शरीर कांप उठा और दिल दहल गया।
उस लड़की ने अचानक से अपना घूंघट हटा दिया और उसका नीला भयानक चेहरा किशन को नजर आया। उस लड़की के नाखून लंबे हो गए और उसने किशन की गर्दन पर अपने पंजे से किसी तेज तलवार की तरह हमला कर दिया। दूसरी तरफ मेघना और आदित्य बेखबर सोए हुए थे। वो औरत न जाने कैसे उनके पास पहुंच गई। उसके हाथ में संजू था, जिसे उसने चुपचाप दोनों के बीच में लिटा दिया और फिर धुएं की तरह गायब हो गई। सुबह होने पर जब किशन वापस नहीं आया तो झुमरी को उसकी चिंता होने लगी। ये किशन अभी तक वापस काहे नहीं आया है? अगर साहब उठे और उसको यहाँ नहीं पाया तो सारा शक उसी पर जाएगा। तभी दरवाजा खुला और मेघना कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में संजू को देखकर झुमरी हैरान रह गई। इस संजू बाबा तो यहीं पर है। मुझे तो लगा था किशन ने रात को इसे उठाकर सरपंच की हवेली पर पहुंचा दिया होगा। झुमरी, जरा रसोई में जाकर संजू के लिए दूध गर्म कर दो। तब तक मैं संजू को बाहर लॉन में घुमा कर लाती हूँ। जी मेम साहब। झुमरी ने किचन में जाकर दूध गर्म किया और उसे फीडर में भरकर मेघना को दिया। शुक्रिया झुमरी। मेम साहब, मैं जरा आप लोगों के लिए नाश्ते का सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। झुमरी वहां से सीधा सरपंच के घर पहुंची और उसको जाकर सारी बात बताई। उस बच्चे की बलि देना बहुत जरूरी है, वरना हमारे गांव पर वो खतरा मंडराता रहेगा। किशन का कुछ पता नहीं है, आप उसको ढूंढिए ना सरपंच साहब। तभी एक और आदमी वहां पर आया। सरपंच साहब, जंगल के अंदर किशन की लाश मिली है, बहुत ही खराब हालत में है। नहीं। झुमरी सरपंच और उस आदमी के साथ जंगल पहुंची। वहां गांव के और भी लोग जमा थे। हाय रे मेरा किशन, किसने मारा होगा इसको? इस तरफ मेघना और आदित्य को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो दोनों घर के लॉन में संजू को खिला रहे थे। तभी एक आदमी वहां पर आया। माफ कीजिए साहब, आने में देर हो गई। ये झुमरी और किशन कहां पर है और आप कौन है जो उनकी तरफ से माफी मांग रहे हैं? मेरा नाम नट्टू है हुजूर। किशन की कल रात मौत हो गई है और झुमरी उसकी मौत से बहुत सदमे में है। रात को वो दोनों तो हमारे घर पर ही सोए थे। अब ये हम लोगों के लिए भी एक पहेली है साहब। खैर, आप अंदर चलिए, हम आपके लिए नाश्ता तैयार करते हैं। नट्टू पूरे दिन घर का काम करता रहा। रात के खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। नट्टू ने भी उसी खिड़की का इस्तेमाल किया और संजू को उठाकर चल दिया। अच्छा ही हुआ कि वो किशन इस काम को नहीं कर पाया, वरना सरपंच जी उसे बहुत बड़ा इनाम देते। लेकिन अब वो इनाम मुझे मिलने वाला है। इसी तरह अपने आप से बात करता हुआ नट्टू उस बच्चे को लेकर सरपंच के घर पहुंच गया। सरपंच साहब, देखिए मैंने वो काम किया है जिसे देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे। ये काम तो तुमने वाकई काबिले तारीफ किया है। तो लाइए हमारा इनाम। अरे इनाम तो तुम्हारा पक्का है, बस तुम अब इसे जल्दी से मोहनदास बाबा के पास पहुंचा दो। वो ठीक 4 बजे इसकी बलि चढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये काम भी कर देता हूँ, आप बस इनाम तैयार रखिएगा। इस तरफ मेघना ने अपने हाथ को अपने बच्चे के सर पर फेरना चाहा और जब उसने महसूस किया कि संजू बेड पर नहीं है तो उसने अपनी आंखें खोली। संजू, संजू कहाँ है? आदित्य, आदित्य आंखें खोलो। ये सुनकर अब आदित्य भी जाग उठा। अरे कहाँ गया संजू? तुम इतनी बेखबर सोई हो कि तुम्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों कमरे से निकले और उन्होंने नट्टू को कई आवाजें लगाई। नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका। काका भी गायब है। इसका मतलब वही हमारे बच्चे को लेकर गए हैं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? इतना वक्त नहीं है आदित्य, जल्दी से सरपंच साहब के घर चलो। उन्होंने ही नट्टू काका को हमारे पास भेजा था। इस तरफ अब नट्टू शमशान घाट के पास बनी एक गुफा में पहुंचा।
जहां पर बाबा मोहनदास थे। बाबा, यही है वो बच्चा, राजघराने का नौजात बच्चा। उसे देखते ही मोहनदास ने उसे हाथ में ले लिया और कहा, जितना हंसना है हंस ले, आज रात 4 बजे के बाद तू इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है। ये कहकर उसने संजू को जमीन पर रख दिया। तभी अचानक से हवा में एक चाकू उड़ता हुआ आया और उसने नट्टू की गर्दन उड़ा दी। अचानक मोहनदास के होश उड़ गए। उसने देखा कि गुफा के मुंह पर वही घूंघट वाली औरत खड़ी है। कौन है तू? ये सुनकर उसने बेहद भयानक आवाज में जवाब दिया, मैं हूं तेरी मौत, जोखिनी। जोखिनी ने आगे बढ़कर अपने शातिर पंजों से मोहनदास का सीना चीर डाला। सरपंच जी, आपने नट्टू को हमारे घर भेजा था। जब हम सो रहे थे तो वो हमारे बच्चे को उठाकर ले गया। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे बताओ उसका घर कहां पर है, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगा। और उसके बाद आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने मेरे बच्चे को गायब क्यों किया है। उसकी बात सुनकर सरपंच डर गया और उसने अपना मुंह खोला। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो उस वक्त हमारे गांव पर मौत का तांडव हो रहा था। गांव के आदमी, नौजवान, बच्चे, सभी को एक आदमखोर जानवर खत्म कर रहा था। वो दिखने में आधा जानवर था और आधा इंसान। तुम्हारे पापा ने उसको बड़े ही बहादुरी के साथ खत्म किया था। फिर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तुम्हारे 5 साल के होने के बाद फिर से गांव में खून होना शुरू हुए। जो भी बच्चा 15 साल का होता उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। तभी इस गांव में बाबा मोहनदास का आगमन हुआ। तुमने जिस आदमखोर को खत्म किया है उसकी आत्मा ही है जो गांव के बच्चों को खत्म करके अपनी मौत का बदला ले रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो मरने के बाद वापस कैसे आ सकता है? आ चुका है और गांव के बच्चों को वो तभी मारना खत्म करेगा जब तुम उसे अपने बच्चे की बलि दोगे। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। तुम्हारे पिता ने उसी दिन कोठी खाली कर दी और तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ शहर ले गए। लेकिन मौत का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ था। फिर जब कई साल बाद तुम गांव में अपने बच्चे के साथ आए तो मोहनदास बाबा ने बताया कि अगर तुम्हारे नवजात बच्चे की बलि उस आदमखोर को दे दी जाए तो उसकी आत्मा शांत हो जाएगी। इसीलिए गांव की भलाई के लिए हमने तुम्हारे बच्चे को गायब करके उसके पास भेज दिया। ये सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया और मेघना का दिल बेचैन हो गया। मेरा बच्चा अभी सिर्फ 1 महीने का है, तुमने उसकी बलि देने के लिए भेज दिया। तुम आदमी हो या जानवर? जल्दी से चलिए, कहीं वो उसे मार न दे। सरपंच, जल्दी से हमें उस मोहनदास के पास लेकर चल, वरना मैं तेरी बलि चढ़ा दूंगा। अब सरपंच के साथ ये दोनों मोहनदास की गुफा की तरफ निकल गए। मेघना की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, ये सोचकर कि ना जाने उसका बच्चा जिंदा भी होगा या नहीं। वहां जाने पर उन्होंने पाया कि मोहनदास और नट्टू दोनों मर चुके हैं, तो उनका दिल दहल उठा। ये दोनों तो मर चुके हैं। मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है संजू? तभी उन सभी को जोखनी की आवाज सुनाई दी। ये रहा तुम्हारा बच्चा। उन्होंने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा घूंघट से छिपा है उनके बच्चे को हाथ में लेकर आ रही है। उसने मेघना के हाथ में बच्चे को दे दिया। हमसे गलती हो गई देवी, लेकिन आप कौन है जिसने हमारे हाथों ये पाप होने से बचा लिया? आदित्य, तुम्हारे पिता ने जिस आदमखोर को खत्म किया था, ये मोहनदास उसी का बेटा था। ये अपने पिता की मौत का बदला तुम्हारे बच्चे को खत्म करके लेना चाहता था, इसलिए इसने गांव में अंधविश्वास फैलाया। यही गांव के 15 साल के बच्चों को खत्म करता था, जिससे गांव के लोग इसकी बात मान ले और तुम्हारे बच्चे को किसी तरह इस तक पहुंचा दें। मैं जोखिनी हूँ, जोखिनी। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई। मेघना और आदित्य दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे।
जिस अनजान देवी ने उनके बच्चे की बलि चढ़ने से बचा लिया था।